और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। भारत के भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी की गुरुवार को ब्रिटेन में सरेंडर के खिलाफ आखिरी अपील खारिज हो गई है। इसी के साथ नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी में कथित संलिप्त की डिटेल सार्वजनिक होने से पहले 2018 में भारत से भाग गया था। आरोपी ने तर्क दिया है कि अगर उसे सरेंडर किया जाता है तो आत्महत्या का जोखिम है। हालांकि यूके के सुप्रीम कोर्ट में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी नीरव मोदी की अपील खारिज हो गई है। नीरव मोदी इस समय लंदन की वेंट्सवर्थ जेल में सलाखों के पीछे है। इस अपील के खारिज होने के साथ ही अब आरोपी के पास सरेंडर के खिलाफ ब्रिटेन में कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है। पिछले महीने नीरव मोदी ने ब्रिटेन के उच्च न्यायालय के समक्ष ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट में भारत में अपने सरेंडर के खिलाफ अपील करने की अनुमति के लिए एक आवेदन दायर किया था। यह आवेदन 51 वर्षीय हीरा व्यापारी के मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर सरेंडर के खिलाफ अपील खारिज होने के बाद आया था। नीरव मोदी 13,000 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी है। श्रद्धा मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। श्रद्धा के पिता का डीएनए सैंपल का बरामद हड्डियों से मिलन हो गया है। इसके साथ यह साफ हो गया है कि हड्डियां श्रद्धा की ही थी। दिल्ली पुलिस ने महरौली और गुरुग्राम के जंगलों से यह हड्डियां बरामद की थी। इकट्ठा किए गए सैंपल को CFSL भेजा गया था। यह तमाम हड्डियां आरोपी आफ्ताब की निशानदेही पर बरामद हुई थी। दिल्ली पुलिस को आफ्ताब की पॉलीग्राफी टेस्ट की रिपोर्ट भी मिल गई है। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस के अनुसार आफ्ताब अमीन पूनावाला ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की बीती 18 मई की शाम को कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी थी और उसके शव के 35 टुकड़े कर दिए गए थे। आरोपी ने शव के टुकड़ों को दक्षिण दिल्ली के महरौली में अपने आवास पर लगभग 3 सप्ताह तक एक बड़े फ्रिज में रखा था और बाद में इन्हें कई दिनों तक विभिन्न हिस्सों में फेंका करता था। यूपी के बांदा जेल में बंद बाहुबली नेता और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। मुख्तार के अलावा भीम सिंह को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है। गाजीपुर गैंगस्टर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। अपराध की दुनिया में किसी आर्थिक मजबूरी या किसी इस तरह की मजबूरी के कारण प्रवेश करते हैं, लेकिन इतने अच्छे समृद्ध विरासत के बावजूद आप अपराध की दुनिया में प्रवेश किए, इसलिए निश्चित रूप से आपको इस पारिवारिक पृष्ठभूमि का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा और 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5-5 लाख के अर्थदंड से दंडित किया है। तो इसमें जो है ये दोनों लोगों को समान सजा? हाँ, दोनों लोगों को समान सजा। इसमें कितने गैंग चार्ज लगे थे? कुल 5 गैंग चार्ट में कुल 5 मुकदमे दिखाए गए थे, जिसमें 2 गाजीपुर के, 2 बनारस के और 1 चंदौली के मुकदमे थे। और दोनों 5 मुकदमे आपराधिक हत्या एवं हत्या के प्रयास के मुकदमे। 2002 गोधरा कांड मामले में गुजरात सरकार के कड़े विरोध के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद के एक दोषी को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि दोषी फारूक 2004 से जेल में है और 17 साल जेल में रह चुका है, लिहाजा उसे जेल से जमानत पर रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट बाकी 17 दोषियों की अपीलों पर छुट्टियों के बाद सुनवाई करेगी। दोषी पर पत्थरबाजी का मामला है। सुनवाई के दौरान जमानत का विरोध करते हुए गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह महज पत्थरबाजी नहीं था, ये जघन्य अपराध था क्योंकि जलती ट्रेन से लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया गया। पिछली सुनवाई में भी गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दोषियों की रिहाई के विरोध किया था। गुजरात सरकार ने पत्थरबाजों की भूमिका को गंभीर बताया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनमें से कुछ दोषी पत्थरबाज थे और वे जेल में लंबा समय काट चुके हैं। ऐसे में कुछ को जमानत पर छोड़ा जा सकता है। पिछले महीने कर्नाटक के मंगलुरु में हुए कुकर बम ब्लास्ट को लेकर कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। डीके शिव कुमार ने 20 नवंबर 2022 को हुए
बम धमाके में राज्य सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि पुलिस ने इस मामले की जांच किए बिना ही इस घटना में शामिल आरोपी को आतंकी बता दिया था। डीके शिव कुमार ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ वोटर्स का डाटा चोरी करने का खुलासा किया था, लेकिन इसे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इतनी छोटी घटना को सरकार ने आतंकी साजिश करार दिया। डीके शिव कुमार ने पूछा कि क्या वो बहुत बड़ा आतंकवादी है? कौन आतंकवादी है? डीजीपी को कैसे पता चला कि वो आतंकवादी है? बिना जांच के उन्होंने कैसे फैसला कर लिया? उन्होंने क्या जांच की, कितनी जांच की? उन्होंने इतनी जल्दबाजी आखिर क्यों की? You tell me, you said there is a big terrorist. Who are the terrorists? Please let me know. What action you have taken? Who has declared? Who asked the DG to declare himself that is a terrorist without an investigation? What investigation did they do? How many days they took? Who has been called a terrorist? If they had gone into detail, what they showed on the TV, what they showed on the Facebook, was it a terrorist act like what happened in Mumbai or Delhi or anywhere or in the part of this country like Kashmir or Pulwama or anything? Nothing is there. खबर बिहार से है, जहां छपरा में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहरीली शराब से अब तक 40 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने 26 लोगों की ही मौत की पुष्टि की है। शराब से इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत के बाद गांव में मातम पसरा है और पीड़ित परिवारों में चित्कार मचा है। वहीं शराबकांड की जांच के लिए एसपी ने एक एसआईटी गठित की है। 85 से ज्यादा लोगों को अब तक इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। ईसुआपुर प्रखंड के महोली गांव में जो मातम पसरा है वो लोगों को सिहरा दे रहा है। एक और परिवार है जहां पे इस जहरीली शराब से मौत हुई है और पूरे परिवार में मातम पसरा है। और ये एक घर की तस्वीर नहीं है, अगर सारण के हर घर से अगर देखेंगे तो कोई न कोई जो तस्वीर निकल करके सामने आ रही है। और इस गरीब झोपड़ी में देखिए कि जो पूरा परिवार है वो रहता है, लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति की मृत्यु है, जहरीली शराब से हो गई है। माता जी कैसे भइल बा? शराब पी ले रहा? शराब पी ले, बाजार गोइल, डोला बाजार में पी लेलक, तरकारी किन के आयल, पूछाइल पियले बारे। अतना मुड़ी पर हाथ धरे बेटा जो नहीं पियले, नहीं पे बोलना को पियले होके तो ले चलम से डॉक्टरी में कहते ना क्रिया खा जे नहीं पियले। फिर धीरे धीरे तबीयत खराब होने लगे। हाँ, धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद बेटवा के चिल्लाइल हेले आओ जल्दी, तो आयल तो कहल का बाबू आ तो बेटियों के चल गई का तो हमरा तो का कहबा, तो हमरा लोग कहते नहीं खे। बस का करत रहन? का करत रहन? सुता रहे जाए पलरिया में। ये क्या करते थे? वो ईटा बनाते थे, घर पर रहते थे। हाँ, गरीब आदमी क्या करेंगे? पूरा परिवार वही चलाते थे? हाँ, वही चलाते थे। एक ही लड़का है, उनको कोई नहीं है। तो बच्चा लड़का को कब ईटा बनाता नहीं आते मुखिया जी के चेंगनी पर यही जिया तो ईटा पत्थर नहीं एगो लइका बा के बाल बच्चा नहीं के नौसल बियाह कैला भइल बा आ वो हॉस्पिटल में पहुंचा पा कोई दूसर कोई नहीं दूसर कोई नहीं कि उनका के पूछे वाला शराब जब का जाने डोइला गोइलन तरकारी किनला ना तरकारी की के ओइलन तरकारिया घरे ध देलन गोइलन ओकरा बिहान भला साँझी भोरे आइलन त कहत हम चेक करब त बीपी न पावल गइल त कहत बीपी हाई हो गइल बा डॉक्टर 10 बजे रात खानी 1 बैग हो गइल बोल चल बंद हो गइल लेकिन छापा रहत हो जैसे वही जन छोड़ के चल आइल मानी एगो बेटा हो जो अटकल बारन
देखिए यहाँ पे एक इनके बच्चे हैं और पूरा जो परिवार है वो अनाथ हो गया है और इकलौता जो है वो ईंट भट्टे पे काम करते थे, मजदूरी का काम करते थे। अब इनके परिवार को देखने वाला कोई नहीं बचा है। तो उधर छपरा शराब कांड में एक नया मोड़ भी सामने आ रहा है। मशरक थाने में एक्साइज डिपार्टमेंट ने भारी मात्रा में कच्चा स्प्रिट जब्त कर उसे नष्ट करने के लिए रखा था, लेकिन न्यूज 18 के कैमरे पर जो तस्वीर सामने आई है उसमें उन स्प्रिट के ड्रमों पर भरा स्प्रिट ही गायब है। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या इन्हीं कच्चे स्प्रिट का उपयोग जहरीली शराब को बनाने में किया गया था। छपरा में जहरीली शराब कांड के बाद सबकी नजरें मशरक थाने पर आकर टिक गई है। मशरक थाना वो इलाका है जहां पे चेकपोस्ट भी है और बड़े पैमाने पर यहां शराब को जब्त करके थाने में रखा गया है और यही वो शराब है जो कच्चा स्प्रिट है। और ऐसी अब आशंका व्यक्त की जा रही है कि थाने से ही ये शराब लीक हुई है कहीं, जिससे ये जहरीली शराब कांड हुई है। ये आशंका व्यक्त की जा रही है। इसी आशंका पर अब इसकी जांच भी शुरू कर दी गई है। हम दिखाना चाहेंगे कि उत्पाद विभाग के अधिकारी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। ये जांच की जा रही है कि क्या शराब की जो यहाँ पे खेप रखी गई है, ये जो ड्रम्स है, हम दिखाना चाहेंगे अपने कैमरामैन को कि ये ड्रम्स है, इसके अंदर में ही वो जो शराब है, जो स्प्रिट होता है, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये खुला हुआ है। इसमें आप हम दिखाना चाहें कैमरामैन को कि देखिए ये भी बिल्कुल खुला हुआ है और इसमें अब शराब नहीं है, जबकि जब्त हुई थी उस वक्त इसमें शराब हुआ करती थी। उत्पाद विभाग ने जब्त करके शराब को यहाँ थाने में रखा था सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं से छेड़छाड़ की गई है और इसकी अब जांच की जा रही है। यहाँ पे एक उच्च स्तरीय टीम भी थाने में पहुंच चुकी है जो कि जांच कर रही है। यहाँ पे अधिकारी मौजूद है, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या हकीकत है, क्या जानकारी है। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि थाने में जो जब शराब रखी गई है उसको ठीक से नहीं रखा गया है, यहाँ से भी गड़बड़ियां हो सकती है, क्या सच्चाई है इसमें? ये हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। हम लोग को जिला पदाधिकारी द्वारा डायरेक्शन मिला है कि सभी थाने में जो भी स्प्रिट का कंसाइनमेंट रखा हुआ है, यदि वो किसी कारण से विनष्ट नहीं हुआ है, कभी का है, तो उसको हम लोग सैंपल भेजेंगे जांच करने के लिए। कितने दिनों से विनष्ट नहीं हुआ है सर? कितने दिन पहले? ये सब एक्चुअली अभी केस नंबर से खंगाला जा रहा है किस केस का। जैसे ही कुछ जानकारी मिलेगी आप लोगों को बताया जाएगा। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से खुले में रखा गया है कोई सुरक्षा अभी नहीं? ये तो जांच का विषय हम लोग देख रहे हैं क्या कितना पकड़ा गया था, कितना अभी प्रेजेंट है और किस कारण से, यदि नहीं है तो किस कारण से नहीं है, सारा कुछ लिखा होगा केस रजिस्टर में। उसके बाद जो भी हम लोग को ये मिलेगा आप लोग को बताएगा। तो बिल्कुल ये हम आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। अभी तक जो पुलिस का फोकस था कि किसी ने जहरीली शराब सिस्टम में डाल दी है, लेकिन अब ये मामला थाने तक आ चुका है और थाने में जो शराब रखी है अब ये भी शक के दायरे में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ड्राम, यहाँ से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ से ड्राम को हटाया गया। तो क्या यह संभव है कि थाने से शराब गायब है? इन तमाम पहलुओं की उच्च स्तरीय जांच की जा रही है और जांच में ही स्पष्ट हो पाएगा कि वास्तव में हकीकत मामला क्या है। लेकिन अगर ये मामला खुलता है तो एक बड़ा खुलासा हो सकता है और इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में होगी। संतोष गुप्ता, न्यूज 18, छपरा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का कहना है कि बिहार की जनता का नीतीश कुमार से मोहभंग हो गया है और नीतीश कुमार भी जनता के प्रति उदासीन हो गए हैं और इसलिए 40 से 50 लोगों की मौत होने के बाद जहां उन्हें दुख व्यक्त करना चाहिए वहां वे व्यंग करते हैं और कहते हैं कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। इस मामले पर रिपोर्ट केंद्र द्वारा मांगे जाने के सवाल पर कहा कि ये राज्य का विषय है, लेकिन साथ ही साथ संवेदनशील विषय भी है और केंद्र सरकार की ऐसे संवेदनशील विषय पर नजर रहती है। हमारे साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उनसे हम बात करते सर, जिस तरह से बिहार में शराब पीने के कारण 50 के लगभग लोगों की मौत हो गई है, कई लोग बीमार हैं और नीतीश कुमार का कहना है कि जो शराब पिएंगे वो मरेंगे ही मरेंगे। कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, बिहार की जनता की मोह नीतीश जी से भंग हो गई है और बिहार की जनता के प्रति इतना उदासीन हो गए हैं कि आपा खो बैठते हैं और जहां 40-50 लोगों से ज़्यादा की मौत हुई है उस पर उनको दुख व्यक्त करना चाहिए, तो वो व्यंग भरे शब्दों से में कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। कितनी शर्मनाक बात है कि किसी सूबे के मुख्यमंत्री इस प्रकार के अशोभनीय बयान देते हैं और वहाँ उनको दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस उनकी इन्वॉल्व है, उनके ठेकेदार इन्वॉल्व है, उनके लोग उसमें इन्वॉल्व है, तो उनको खोजना चाहिए, उस पर कार्रवाई करना चाहिए, जनता के साथ खड़ी होनी चाहिए। तो ठेकेदार और वैसे लोगों के साथ जो जहरीली शराब बनाने वाले हैं, सप्लाई करने वाले हैं, उसके साथ खड़े दिखते हैं। यह बयान तो स्पष्ट कह रहा है। लेकिन आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सुनिए, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस उनकी है, प्रशासन उनकी है, सरकार उनकी है और बदनाम बीजेपी उनको कर रही है। खुद असफल हो रहे हैं और
इतना असफल हो गए हैं कि उनको चीढ़ आती है, कोई चीज़ उनको याद करे तो उसमें आपा खो बैठते हैं और इस प्रकार का बयान। सर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आप हैं, रिपोर्ट भी लेंगे क्या सर? अब देखिए, यह सब्जेक्ट राज्य का होता है, लेकिन कोई भी राज्य इस देश के अंतर्गत है। ऐसे संवेदनशील विषय पे केंद्र सरकार सजग जरूर रहती है और जब भी ऐसा विषय आता है तो हम लोग उसको ध्यान में रखते हैं। लेकिन बिहार सरकार इतना असंवेदनशील हो गई है, इतना आपा खो बैठी है कि उनको तो बिहार की जनता से इस प्रकार की व्यंग करने वाले शब्दों की बात जो दुखी जनता पर पहुंचा है, जिस घर परिवार में मौत हो गई है, उसके लिए उपयोग किए, उनको तो उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। बहुत धन्यवाद। विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में जारी है। राहुल गांधी राजस्थान में अब तक 5 जिलों की यात्रा कर चुके हैं। गुरुवार की यात्रा दौसा के मौलाई गांव में पूरी हुई। यात्रा में राहुल गांधी के साथ राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुरजिंदर सिंह रंधावा और चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा समेत कई नेताओं ने कदमताल किया। भारत जोड़ो यात्रा में नया गांव में टी ब्रेक हुआ। इस दौरान राहुल गांधी ने किसान के घर पर चारा काटने की मशीन पर भी हाथ आजमाया। राहुल गांधी राहुवास में गांव में रुके हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। ये टी ब्रेक के लिए यहाँ पे रुके हैं और एक किसान के घर में ये घुसे हैं, जहाँ देखो किस तरह भैंसें बंधी हुई हैं। भैंसों का जो तबेला है वहां जाकर उन्होंने देखा है पूरा कि ग्रामीण जो कल्चर है दौसा का, वो यहाँ का कल्चर देखा है कि पूर्वी राजस्थान से वो गुजर रहे हैं। ऐसे में यहाँ का कल्चर जाना है। साथ ही अब वो टी ब्रेक के लिए यहाँ पर रुके हैं। इस किसान के परिवार के साथ वो बैठकर चाय पियेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर मौजूद हैं, जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं सुखविंदर सिंह रंधावा, वो यहाँ पर मौजूद हैं, सचिन पायलट यहाँ पर मौजूद हैं, कांग्रेस के आला नेता यहाँ पर मौजूद हैं। अब तस्वीरों में शायद दिखाई दे रहा हो तो जो राहुल गांधी है वो किसान परिवार से मुलाकात कर रहे हैं और जो महिलाएं हैं महिलाओं से बातें कर रहे हैं। ऐसे में इस घर में आकर, क्योंकि राहुवास के समीप ये घर है, और इस घर में आके और उन्होंने जो वहां पर चारा काटने की जो मशीन होती है उसको चलाने की कोशिश की है। ऐसे में यहाँ पर जो महिलाएं चारा मवेशियों के लिए चारा काटने की जो मशीन होती है, जिसको स्थानीय यहाँ पर कुट्टी करने की मशीन कहते हैं, उसको चलाते हुए राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सामने काफी सारे लीडर हैं। अब अशोक गहलोत भी वहां पर पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी कहा गया है कि वो भी किसानी करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में राहुल किसानी की है। ये तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। किसान के घर आकर उन्होंने किसानी की है। आशीष शर्मा, न्यूज 18, राहुवास, दौसा। आगे बढ़ेंगे। जीका वायरस की वजह से पिछले कुछ सालों में दुनिया के कई देशों में बेहद छोटे सिरे और अविकसित मस्तिष्क वाले बच्चे जन्म ले चुके हैं और एक बार फिर पहला मामला सामने आने के बाद इस वायरस की चर्चा तेज हो गई है। कर्नाटक में जीका वायरस का पहला मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है और नए मामले आने पर तत्काल एहतियाती कदम उठाने के लिए कहा गया है। डॉक्टरों का कहना है कि जीका वायरस डेंगू, येलो फीवर, दिमागी बुखार और वेस्ट नाइल वायरस फैलाने वाले एडीज प्रजाति के मच्छरों के काटने से फैलता है। इस वायरस से गर्भवती महिलाओं को अधिक खतरा है। यह वायरस नया नहीं है। पहले जीका वायरस के केस केरल, महाराष्ट्र और यूपी में पाए गए थे, लेकिन कर्नाटक में यह पहला मामला है। वायरस जो है ये एक आरएनए वायरस है और ये एक ग्रुप ऑफ वायरसेस में आता है जिनको कि फ्लेवी वायरस बोलते हैं। इस ग्रुप में दूसरे वायरसेस से हम सारे परिचित हैं। एक वायरस डेंगू जो है जो अभी फैल रहा है, ये भी जीका वायरस के फैमिली का ही एक मेंबर है। जापानीज बी वायरस, उसके बाद येलो फीवर वायरस, ये सारे फ्लेवी वायरसेस होते हैं। तो ये एक मच्छर, कॉमन मच्छर है जिससे ये फैलता है, जिसे ईडिस इजिप्टियाई बोलते हैं। केरला वगैरह स्टेट्स में एक वेक्टर होता है, उसको कहता है ईडिस एल्बोपिक्टस। वो थोड़ा सॉल्ट वाटर को भी सह लेता है। तो इसमें काफ़ी क्रॉस रिएक्शन होता है।
तो अगर क्योंकि हमारे यहाँ डेंगू काफ़ी होती है तो ऑलरेडी पॉपुलेशन में डेंगू के एंटीबॉडीज़ होते हैं। तो अभी दुनिया भर में करीब अमेरिका में करीब 31,000 कुछ है, दुनिया भर में 2 लाख कुछ केसेस हुए हैं। जी, तो जीका वायरस और किसी वायरल इलनेस की तरह ही बुखार, हाथ पाँव में दर्द, थोड़ा जोड़ों में दर्द करता है और यूजुअली ये 7 से 10 दिन में ठीक हो जाता है। पर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनमें ये देखा गया है कि बच्चे में दिमागी एबनॉर्मेलिटीज़ बहुत कॉमन होती हैं अगर जीका वायरस प्रेग्नेंट लेडीज़ को हो। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ को इससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो उससे बचाव बहुत ज़रूरी है। तो जीका वायरस डेंगू और चिकनगुनिया की तरह ही बुखार और बहुत ज़्यादा हाथ पाँव में दर्द की तरह ही प्रेजेंट करता है, उसके लक्षण होते हैं। और जो मच्छर जिसके थ्रू ये इन्फेक्शन होता है वो भी डेंगू और चिकनगुनिया के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें मेन चीज़ ये है कि बचाव के लिए मच्छरों से बचें, स्पेशली मच्छरों की जो ब्रीडिंग साइट्स है जहाँ मच्छर होते हैं, घर के आसपास कहीं पानी इकट्ठा होता है, डार्क एरियाज़ हैं जो वेंटिलेटेड एरियाज़ नहीं हैं, उनको हमें अवॉइड करना है। मस्कीटो रिपेलेंट्स या फुल कपड़े वगैरह पहनने, और स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये ध्यान रखना है इन सब मेजर्स के अलावा वो एरियाज़ जहाँ जीका रिपोर्ट हुआ है, तो जैसे साउथ इंडिया ट्रैवलिंग जैसे लोग करते हैं तो वो अवॉइड करना है। जीका वायरस को लेकर अभी तक सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइंस नहीं आई हैं और इसकी वैक्सीनेशन पर भी लगातार जो है वो काम हो रहा है। और साफ तौर पर डॉक्टर्स का कहना है कि गर्भवती महिलाएं जो हैं उनके लिए काफ़ी ख़तरा है, क्योंकि अगर बच्चे को संक्रमण हो जाता है तो आगे चल के उसको एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं। हालांकि इसका इलाज अभी वैसे ही है जैसे डेंगू और मलेरिया का होता है, और बचाव भी उसी तरीके से है कि मच्छर से बचना है और गंदगी से बचना है, और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बस बचाव करना है और अभी ट्रैवलिंग से जितना बच सके वो करना है। और अभी सरकार की गाइडलाइंस का भी जो है वो सबको इंतज़ार है, और वैक्सीनेशन भी जल्द से जल्द जो है वो आने वाली है, तो इस वायरस से अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कैमरामैन रविंदर के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।